नमस्कार। ऑनलाइन माध्यम से यूट्यूब चैनल पर जुड़े समस्त छात्राओं का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। ये क्लास एमएससी प्रथम सेमेस्टर रसायन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें प्रश्न पत्र क्रमांक 5 ए पर यह क्लास इंटीग्रल कैलकुलस इन केमिस्ट्री पर आधारित है। यह क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके पास गणित स्नातक स्तर पर नहीं था, अर्थात जो बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले छात्र हैं उनके लिए यह क्लास है। आप लोगों की पूर्व क्लासेस में जो निर्धारित पाठ्यक्रम, निर्धारित सिलेबस है, उसके आधार पर वेक्टर्स, मैट्रिसेस, डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर मैट्रिसेस का केमिस्ट्री में उपयोग कुछ उदाहरण सहित, डिफरेंशियल कैलकुलस का केमिस्ट्री में उपयोग कुछ उदाहरण सहित, और उसी तरीके से आगे इंटीग्रल कैलकुलस से परिचय, यह क्लासेस पूर्व में रिकॉर्ड की गई हैं। इसी क्रम में आज की यह क्लास इंटीग्रल कैलकुलस का केमिस्ट्री में अनुप्रयोग को लेते हुए है। मैं किशोर अरोड़ा, रसायन शास्त्र का प्राध्यापक, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दतिया में, और हमारे कंटेंट रिव्यूअर के नाम स्क्रीन पर यहां पर प्रदर्शित हो रहे हैं। यह क्लास, जैसा मैंने अभी बताया, रसायन शास्त्र से संबंधित एमएससी प्रीवियस के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए 5वें पेपर, 5th ए पेपर मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट से संबंधित है। और इस क्लास में आने वाली स्लाइड्स में इंटीग्रल कैलकुलस का रसायन शास्त्र में उपयोग, इंटीग्रल कैलकुलस इन केमिस्ट्री में जो इसका उपयोग है, जो एप्लीकेशन है, थर्मोडायनेमिक्स में से कुछ उदाहरण, क्वांटम मैकेनिक्स में से कुछ उदाहरण और स्पेक्ट्रोस्कोपी में से कुछ उदाहरण लेते हुए कवर अप करने का प्रयास करूंगा। आपसे यह अपेक्षा है कि इस क्लास से पूर्व आपके पास इंटीग्रेशन की नॉलेज, इंटीग्रेशन क्या है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन करने की विधियां क्या है, उनके सूत्र क्या है, आपको ज्ञान होगा। मैं पिछली क्लास में भी बताया था, आज फिर दोहरा रहा हूं। यह सिलेबस, यह पेपर का जो पाठ्यक्रम है, वो आपको मैथमेटिक्स में मास्टर्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस पर्पस से है कि आप मैथमेटिक्स से, गणित से थोड़ा सा परिचय हो जाए आपका, और उसका केमिस्ट्री में कहां कहां उपयोग है वो आप समझ सकें। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, निवेदन है, जैसे पूर्व की क्लासेस में भी किया, कि फार्मूले कैलकुलस के हों, इंटीग्रल के हों, वेक्टर्स के हों, मैट्रिसेस के हों, वो तो कवर अप किए, उनके कुछ एक एग्जाम्पल्स, कुछ एक उदाहरण क्लासेस में कवर अप करने का प्रयास किया। आगे आने वाली क्लासेस में भी वैसा ही करूंगा। लेकिन आप लोग हो सके तो 12th की मैथमेटिक्स की किताब या कोई भी मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट वाली किताब लेकर के कुछ प्रश्नों को हल करके उनको
आप समझें, उनका प्रयास करें कि आपसे सॉल्व हो। ज्यादा जटिल नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं, तो सिंपल सिंपल साधारण क्वेश्चंस भी आप करें, और उनका केमिस्ट्री में कहाँ क्या उपयोग है वो इंगित करते हुए ये क्लासेस आपकी ली जा रही हैं। जैसे पिछली क्लास में आपसे रूबरू होकर आपके सम्मुख के इंटीग्रल कैलकुलस क्या है उसके बारे में बताया था, और इंटीग्रल कैलकुलस से संबंधित इंटीग्रेशन करने के सूत्र क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूले क्या है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स क्या है, उन पर चर्चा की थी। अब इंटीग्रल कैलकुलस का केमिस्ट्री में कैसे क्या उपयोग है, कई उदाहरण आप देखेंगे, आप पढ़ भी रहे होंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो कुछ उदाहरण मैं यहां पे लेके चलूंगा। अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री के या मैथमेटिक्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैलकुलस की, मैट्रिसेस की, इन सब की सहायता से हम लोग सॉल्व करते हैं। तभी इस पेपर की उपयोगिता है और इस पेपर को आपके सिलेबस का हिस्सा बनाया हुआ है। इस स्लाइड से थर्मोडायनेमिक्स में इंटीग्रल कैलकुलस का कुछ उपयोग मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें वर्क डन बाय द सिस्टम, निकाय द्वारा किया जाने वाला कार्य, वर्क ऑफ एक्सपेंशन जब हम ज्ञात करते हैं तो वो एक इंटीग्रल के सहारे ज्ञात किया जाता है। ये पीवी कर्व यहां पे शो कर रखा है, प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व। ये इंटीग्रल इनिशियल और फाइनल लिमिट के अंदर P को कांस्टेंट लेते हुए वॉल्यूम वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, विस्तार का है, वर्क किया गया, विस्तारित किया गया कार्य है, तो डीवी मतलब वॉल्यूम में परिवर्तन से आंका जाता है। तो उसका सूत्र बनता है इंटीग्रेशन पीडीवी। एक आइडियल गैस के लिए हम समीकरण, हमें पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो P बराबर एनआरटी बाय वी होगा। कुछ नहीं, बस इस पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस समीकरण को हमने पुनर्व्यवस्थित किया, रीअरेंज किया, तो P बराबर एनआरटी बाय वी हमें मिला। अब चूंकि W या वर्क इंटीग्रल है इनिशियल से फाइनल लिमिट का P dV, तो P की जगह nRT बाय V सब्स्टिट्यूट कर दें, प्रतिस्थापित कर दें। अगर T कांस्टेंट माने, T को यदि हम स्थिर माने, टेम्परेचर को, तापमान को यदि स्थिर माने, तो यह एक्सपेंशन, यह विस्तार आइसोथर्मल या समतापी होगा। तो इस समीकरण को, W का जो ये ऊपर समीकरण है, इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको समाकलन कर दें। समाकलन करें, जैसे N नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट वह भी कांस्टेंट है, T हम तापमान कांस्टेंट मान रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, nRT इंटीग्रल से बाहर लिया जा सकता है क्योंकि ये तीनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये तीनों स्थिर मान हैं। चूंकि अब वेरिएबल बचा केवल वॉल्यूम, तो इंटीग्रल के अंदर अपने पास आया 1/v dv या dv बाय v। स्टैंडर्ड इंटीग्रल के सूत्रों की सारणी में से, उस टेबल में से जब हम देखते हैं तो dv बाय v का समाकलन, उसका इंटीग्रेशन log v, जो पिछली क्लास में मैंने आपसे चर्चा की थी, log v को log नेचुरल v प्रदर्शित करते, तो W अपना हो जाएगा nRT log v,
इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट, लिमिट कौन सी, चूंकि वेरिएबल हम वॉल्यूम लेके चल रहे हैं तो इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक। अब आगे सूत्र गणना करने के लिए लिमिट्स को हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो W हो जाएगा nRT log VF माइनस VI, या इस समीकरण को प्रतिस्थापित कर रीअरेंज करें, पुनर्व्यवस्थित करें तो W इज इक्वल टू nRT log VF माइनस VF अपॉन VI। क्यों? क्योंकि लॉग जब हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, स्नातक स्तर पर, इसी तरीके से आपने फिजिकल केमिस्ट्री में लॉग भी कहीं केमिस्ट्री वाले पोर्शन में किसी यूनिट में पढ़ा होगा। लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग ए माइनस लॉग बी, आपका लॉग ए बाई बी आ जाता है। तो उसी हिसाब से ये आपकी जो सूत्र बन गया nRT log VF अपॉन VI। आदर्श गैस के लिए क्योंकि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, आइडियल गैस के लिए चूंकि PI VI बराबर PF VF होगा, इस समीकरण से, इस इक्वेशन से रीअरेंज करके हम निकाल सकते हैं कि VF अपॉन VI इज इक्वल टू PI अपॉन PF। आप वॉल्यूम के पद को, वॉल्यूम की टर्म को प्रेशर की टर्म से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो W हो जाएगा nRT log PI बाय PF। तो ये दोनों सूत्र आपके वर्क डन के थर्मोडायनेमिक्स में है, निकाले जाते हैं, जहां पर आपने अभी देखा कि इंटीग्रल कैलकुलस का उपयोग कर उसका यूज करके हमने ये वर्क डन ज्ञात किया, वर्क डन के फार्मूले डिराइव किए। इसी प्रकार अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण है एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल चेंजेस ऑफ गैस। लेट द वॉल्यूम ऑफ n मोल्स ऑफ आइडियल गैस, माना n मोल वॉल्यूम, n मोल आयतन आदर्श गैस का है जो V1 से V2 तक प्रसारित होकर वॉल्यूम परिवर्तित होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तापमान स्थिर है। मतलब यह भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का केस है, समतापी प्रसारण का केस है। इसमें जो हीट एब्जॉर्ब आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो नीचे सूत्र में दिखा रखी है। चूंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम लगाएं तो dQ रिवर्सिबल शुड बी इक्वल टू dW, और dW अभी हमने देखा वो PdV के बराबर, तो PdV की जगह हमने रख दिया आइडियल गैस समीकरण से nRT बाई V, और dV अपने पास है। क्यों? क्योंकि dt चेंज इन टेम्परेचर आइसोथर्मल परिवर्तन के लिए, आइसोथर्मल प्रसार के लिए, समतापी एक्सपेंशन के लिए टेम्परेचर में परिवर्तन 0 होगा। अतः दिस प्रोसेस ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड एज, एंट्रोपी का यह गणना, एंट्रोपी के परिवर्तन की यह गणना निम्न सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं। एंट्रोपी के परिवर्तन को डेल्टा एस से प्रदर्शित करते हैं, तो डेल्टा एस बराबर इंटीग्रल V1 से V2, क्योंकि यहां लिमिट्स आपकी हैं V1 से V2 dQ बाई T, ये एंट्रोपी का सूत्र है। चूंकि ऊपर हम समीकरण में समझा चुके हैं, बात कर चुके हैं कि dQ nR बाई V, nRT बाई V dV होगा। उसको जब प्रतिस्थापित यहां कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपका ds हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा nR dV बाई V। फिर से n और r, n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, r गैस कांस्टेंट, उसको समाकलन से, इंटीग्रल से बाहर रखते हैं और dv बाई v को इंटीग्रेट कर दें। लिमिट्स हैं हमारी v1 से v2, तो अपने पास डेल्टा एस का जो सूत्र आएगा
nr log v2 by v1, nr log v2 by v1। चूंकि आदर्श गैस या आइडियल गैस के लिए फिर से वही समीकरण P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होगा, तो V2 by V1 P1 by P2 के बराबर ले सकते हैं। V2 by V1 P1 P2 P1 by P2 के बराबर ले सकते हैं। इसको रिप्लेस करने पर, इसको प्रतिस्थापित करने पर, इसको वॉल्यूम के टर्म्स को हटाकर प्रेशर के टर्म्स में रीअरेंज करने पर डेल्टा एस एन आर लॉग P1 by P2 होगा। P1 by P2 को अगर हम उल्टा लिख दें, लॉग P1 by P2 अर्थात लॉग P1 माइनस लॉग P2, लेकिन यदि हम उल्टा कर दें तो हमें ये जो पॉजिटिव इक्वेशन है इसको बाहर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाहर नेगेटिव साइन लाना पड़ेगा। तो अंदर क्या हो जाएगा इक्वेशन डेल्टा एस की इस हिसाब से माइनस एन आर लॉग P2 by P1, लॉग P1 by P2 का चेंज परिवर्तन P2 by P1 से, उससे चेंज होकर, उससे प्रतिस्थापित होकर समीकरण डेल्टा एस का एंट्रोपी चेंज का यह बनेगा। इस प्रकार दो उदाहरण हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखे, एक और देखें जहां पर इंटीग्रल कैलकुलस या समाकलन का उपयोग हो रहा है। बहुत फेमस इक्वेशन है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। जूनियर क्लासेस में, ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं हमने इसको डिराइव भी किया होगा, उसी का डेरिवेशन यहां डिस्कस किया है। किसी भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जैसे उदाहरण के लिए हमने लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी अगर जीरो हो, इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी जीरो होगा, फ्री एनर्जी चेंज शून्य माने तो जीए बराबर जीबी, अर्थात दोनों अवस्थाओं के, दोनों फेजेस के लिए, ए और बी के लिए मुक्त ऊर्जा जो फ्री एनर्जी है वो बराबर हो जाएगी, तभी तो जीए माइनस जीबी इक्वल टू जीरो होगा और डेल्टा जी बराबर जीरो होगा। मान लीजिए कि हम थोड़ा सा इंपल्स सिस्टम को देते हैं, इक्विलिब्रियम से सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो अपनी इक्वेशन में मतलब डेल्टा जी इंपल्स आया, फ्री एनर्जी थोड़ी सी चेंज हुई, तो जीए प्लस डीजीए बराबर जीबी प्लस डीजीपी हो जाएगा। चूंकि जीए जीबी के बराबर माना है तो इससे अर्थात हमें निकल के आया, इससे अर्थ क्या हुआ कि डीजीए बराबर डीजीबी हो जाएगा। एक समीकरण थर्मोडायनेमिक्स की जब हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो वहां पर एक समीकरण डेल्टा जी का या डीजी का यह भी है कि डीजी को हम व्यक्त कर सकते हैं वीडीपी माइनस एस डीटी, जहां वी वॉल्यूम, डीपी चेंज इन प्रेशर, डीटी चेंज इन टेम्परेचर और एस एंट्रोपी है। ए और बी दोनों प्रावस्थाओं के लिए, दोनों फेजेस के लिए अगर हम कंसीडर करें तो एलएचएस हो जाएगा पीएडीपी माइनस एसएडीटी और इक्वल टू, सॉरी, वीएडीपी माइनस एसएडीटी इक्वल टू वीबीडीपी माइनस एसबीडीटी। तो इसको रीअरेंज करें तो आपके पास इक्वेशन ये बनती है डीपी बाई डी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी। चूंकि डेल्टा एस को हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्सप्रेस कर सकते हैं डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी से, उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दें डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन अपॉन टी, तो आपकी डीपी बाई डी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी आपकी इक्वेशन बनी। ये आपका जो है, इसको आप हम कह सकते हैं दिस इज एक किस्म से लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के लिए आपकी इनिशियल फॉर्म में इक्वेशन जो हम डिराइव कर रहे हैं वो आ गई। तो डीपी बाई डी नीचे डेल्टा वी को हमने वीजी माइनस वीएल ले लिया। वीजी मतलब वेपर फेज के लिए गैस, वीजी मान लिया, वीएल आपने लिक्विड फेज के लिए मान लिया, तो ये आपके इक्वेशन डीपी बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा एच टी वीजी माइनस वीएल चेंज हो गई। अब चूंकि वीजी वेपर का वॉल्यूम बहुत अधिक होगा तो वीएल का वॉल्यूम उसके कंपैरिजन में हम
नगण्य मानते हुए, नेग्लिजिबल मानते हुए हमारी इक्वेशन ये बन गई dp बाई dt, जो लास्ट में स्लाइड में लिखी है डी डेल्टा एच अपॉन टी वी जी। यहां पर हमने क्या प्रतिस्थापन किया, डेल्टा एच को डेल्टा एच वी, चूंकि ये वेपराइजेशन वाष्पीकरण का प्रकरण है तो डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को कंसिडर कर लिया, और गैस के इक्वेशन से हमने यहां पर प्रतिस्थापन किया तो हमारी इक्वेशन ये बन गई dp बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा एच वी आर टी स्क्वायर इंटू डी टी। इस तरीके से जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, यहां पे इंटीग्रेशन का उपयोग हो गया, इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स में आप कौन सी लिमिट्स लगाएंगे, एलएचएस में प्रेशर की, राइट हैंड साइड में टेम्परेचर की, तो आपके पास इक्वेशन फाइनली आती है लॉग नेचुरल को लॉग टू द बेस 10 या लॉग टू द बेस ई को लॉग टू द बेस 10 में प्रतिस्थापित चेंज करते हुए 2.303 log P2 by P1 डेल्टा एच वी बाय आर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बाय आर, और विद इन ब्रैकेट आपके टेम्परेचर चेंज का जो गणना है सारी वो T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 लिखी हुई, ये चेंज करके सॉल्व करके आप देख सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन की। थर्मोडायनेमिक्स के इन कुछ उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स वैसे अगर आप देखें तो सारे के सारा इसी तरीके से उससे स्पष्ट होता है उदाहरण से कि हमें इंटीग्रेशन का उपयोग करके क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के कई जो प्रॉपर्टीज हैं, कई जो गणनाएं हैं करते हैं, कई डेरिवेशंस करते हैं। यहां पर उदाहरण स्वरूप आपके 3 मैंने केसेस लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए दूसरे केमिस्ट्री के अपने फील्ड में दूसरे पोर्शन में हम इंटीग्रेशन का उदाहरण, मतलब उसका उपयोग का उदाहरण लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, याद करिए चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हो तब टीचर ने पढ़ाया होगा, या फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिक्स शुरुआती दौर का पढ़ा हो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में तब टीचर ने पढ़ाया होगा, कि हम पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन स्पेस हम इंटीग्रल से ही काउंट करते हैं, इंटीग्रेशन से ही निकालते हैं। वो इंटीग्रल होता है शाई स्क्वायर डी टाउ। डी टाउ को हम क्या कंसीडर करते हैं, यह एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है। स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं dx dy dz से। शाई वेव फंक्शन है, शाई वेव फंक्शन, और शाई का अपने आप में कोई महत्व तो नहीं होता। ध्यान रहे, क्वांटम मैकेनिकल किसी भी इक्वेशन का जब सॉल्यूशन करते हैं, शाई और ई एनर्जी दोनों चीजों की हम प्रमुखता प्राथमिकता के तौर पर गणना करते हैं, और उसी से आधारित सभी प्रॉपर्टीज को आगे कैलकुलेट किया जाता है। शाई का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। अगर हम शाई मान लें कि वास्तविक है, यह फलन, ये तरंग फलन, यह वेव फंक्शन वास्तविक है, रियल है, उदाहरण के लिए ए, तो शाई स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, रियल होगा। लेकिन यदि हम माने उस केस में अगर शाई रियल है, शाई स्क्वायर रियल है, तो इंटीग्रल जो आएगा लास्ट में वो भी रियल आएगा। लेकिन यदि हम माने कि शाई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, मतलब शाई बराबर a प्लस आयोटा b है, उसमें कॉम्प्लेक्स पोर्शन भी इन्वॉल्व है, तो अपना शाई स्क्वायर जो है वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल ऑफ जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जिससे हम ज्ञात कर रहे हैं, इसका मान रियल नहीं होगा। गणित में जब हम पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का इस तरीके से उपयोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, संभव है, पॉसिबल है। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में, क्वांटम मैकेनिक्स में यहां जब पढ़ते हैं तो इसका कोई औचित्य, कोई सिग्निफिकेंस, कोई जस्टिफिकेशन इसका नहीं है, क्योंकि हमें
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता की गणना करनी है, तो वो तभी कि वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं होना चाहिए, वो एक रियल, एक वास्तविक फलन, एक रियल फंक्शन होना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक हो सकती है स्पेस में, प्रायिकता का मान 0 से 1 तक हो सकता है। 1 मतलब 100%, 0 मतलब 0, नथिंग। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू उसकी 0 हो सकती है। मैंने जैसे अभी आपको बताया चर्चा में कि अगर शाई ए है, रियल है, तो शाई स्क्वायर भी ए स्क्वायर रियल हो जाएगा, संभव है मैथमेटिकली भी फिजिकली भी। लेकिन यदि शाई ए प्लस आयोटा बी है, कॉम्प्लेक्स है, तो शाई स्क्वायर आपका वो भी कॉम्प्लेक्स, आप ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर करके देखिए, होल स्क्वायर करके देखिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा मिलेगा। मतलब एक कॉम्प्लेक्स पोर्शन, एक कॉम्प्लेक्स टर्म साथ सॉल्यूशन में आती है, जो कि फिजिकली इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो फिर प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालें? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंटीग्रल या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन शाई स्क्वायर की जगह शाई शाई स्टार से प्रतिस्थापित किया जाता है। शाई यदि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो शाई स्टार उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का अर्थ कि अगर a प्लस आयोटा बी शाई है तो शाई स्टार उसका a माइनस आयोटा बी होगा, और यदि शाई a माइनस आयोटा बी है तो शाई स्टार a प्लस आयोटा बी होगा। अब अगर शाई शाई स्टार को हम देखें तो ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक रियल फंक्शन मिलता है। तो इससे अर्थ क्या हुआ कि शाई शाई स्टार है जिसका सिग्निफिकेंस फिजिकली है, शाई का अपने आप में कोई महत्व नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है फिजिकली, अगर शाई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो इस तरीके से ये इंटीग्रल है शाई स्क्वायर का या शाई शाई स्टार डीटा, जो एटॉमिक स्पेस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इवेल्युएट करने में, एस्टिमेट करने में हेल्पफुल होता है। इसी तरीके से एक और एप्लीकेशन हम इंटीग्रल की देखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑसिलेटर स्ट्रेंथ। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सब पढ़ते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली थ्योरी उसमें एप्लीकेबल होती है, और वाइब्रेशंस में वही आपकी एनर्जी, वही उसी तरीके से आप वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज काउंट करते हैं। उसी के आधार पर आप ट्रांजिशन प्रिडिक्ट करते हैं, स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन। लेकिन एक स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन की ऑसिलेटर स्ट्रेंथ से हमें अनुमान लगता है कि वो ट्रांजिशन अलाउड है या फॉरबिडन है, अनुमत है या वर्जित है। ये नीचे एक सूत्र से दिखाया ऑसिलेटर स्ट्रेंथ का। ऑसिलेटर स्ट्रेंथ को हम इस कर्व से, जैसे कि ये ट्रांजिशन एक पीक के फॉर्म में दिखाई है, तो ऊपर एक्चुअल, नीचे आइडियल। इसमें एप्सिलन जो है वो आपका मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट जो लैम्बर्ट बियर लॉ से आपका डेराइव करके मिलता है वो है, और आपकी डी न्यू बार मतलब वेव नंबर के हिसाब से आपका ये चेंज है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी आपका वेव नंबर के टर्म्स में। तो इसमें जब हम प्रतिस्थापित करते हैं तो ये इंटीग्रल आपका जो ऑसिलेटर स्ट्रेंथ वाला है, ये इस तरीके से काउंट करके निकाला जाता है। लिखा हुआ है ऑसिलेटर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 4.33, एक कांस्टेंट एक आ जाता है 4.33। मैं इसकी डेरिवेशन में ना जाते हुए केवल आपको इशारा करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, इंगित करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। इसकी डेरिवेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब आप हायर स्टडीज में पहुंचेंगे अगले सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में, तब इसकी डेरिवेशन मिलेंगी फाइनल ईयर में। 4.33 इंटू 10⁻⁹ एक कांस्टेंट टर्म है। एरिया अंडर द कर्व किसी भी स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन का, और आपका एरिया अंडर द कर्व कैसा क्या बताता है, आपका इंटीग्रेशन से आपका निकलता है। तो इसमें 4.33 इंटू 10⁻⁹ मतलब बैंड विड्थ इंटू बैंड विड्थ एट हाफ हाइट इंटू एप्सिलन मैक्स। एप्सिलन मैक्स मतलब एरिया को हम एक पिछले स्लाइड का ध्यान करें, हमने ट्रांजिशन को ऐसे एक रेक्टेंगल के फॉर्म में ले लिया था, तो उसकी एक भुजा ई मैक्स से, एप्सिलन मैक्सिमम से मानी गई, और दूसरी आपका एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए ई मैक्स, और फिर बैंड विड्थ एट हाफ हाइट।
तो एक लंबाई और एक चौड़ाई अगर उसको रेक्टेंगल का माने तो एरिया अंडर द कर्व एल क्रॉस बी लेते हुए तो ए बी इंटू ई मैक्स से निकाल के ऑसिलेटर स्ट्रेंथ हम ज्ञात कर सकते हैं। फर्दर रीडिंग के लिए जैसे बुक्स हर प्रेजेंटेशन में आपसे शेयर की वैसे यहां भी शेयर कर रहा हूं, ये बुक्स हैं, यू कैन गो फॉर फर्दर रीडिंग, यू कैन रेफर दीज बुक्स फॉर फर्दर रीडिंग। कुछ एक क्वेश्चन जैसा अपना पैटर्न है विभाग का, डिपार्टमेंट का, कुछ एक क्वेश्चंस जो अभी तक हमने इस प्रेजेंटेशन में इस स्लाइड शो में देखा उसके ऊपर कुछ प्रश्न, जैसे उदाहरण के लिए 5 एक प्रश्न ही लिए हैं। वर्क डन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन कैन बी एस्टिमेटेड एज एरिया अंडर द डैश कर्व। आप ध्यान करें इसी प्रेजेंटेशन में हमने उसको टेकअप किया है। कौन सा कर्व था? दैट वाज आई थिंक पीवी, प्रेशर वॉल्यूम कर्व। हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कहां तक क्या आंसर, कौन सा वॉश ऑफ होता है, कौन सा सही आंसर बचता है। देखिए एक एक करके गलत अल्टरनेटिव चले गए, अपने पास सी पीवी सी अल्टरनेटिव अपने पास बचा, तो ये सही उत्तर है इसका। तो वर्क डन या वर्क ऑफ एक्सपेंशन कैन बी एस्टिमेटेड एज एरिया अंडर द पीवी कर्व। एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज गिवन बाय, ये वो डेरिवेशन से संबंधित है जो एंट्रोपी चेंज का अभी हमने एक्सपेंशन का डेरिवेशन अभी डिस्कस किया, इसी प्रेजेंटेशन में हमने देखा। वो डेल्टा एस, आप ध्यान करें, डेल्टा एस इक्वल टू माइनस एन आर लॉग पी टू बाई पी वन था या एन आर लॉग पी वन बाई पी टू था प्रेशर के टर्म्स में। यहाँ पे जो अल्टरनेटिव दे रखा है, बाकी 3 अल्टरनेटिव तो कंफ्यूज करने के लिए आपके हैं। जो डी अल्टरनेटिव मेरे को लगता है सही उत्तर है, डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस एन आर लॉग पी टू बाई पी वन। हम क्लिक करके देखें गलत अल्टरनेटिव कौन से वॉश ऑफ हो रहे हैं और कौन सा सही उत्तर बचता है। देखिए वही डी वाला जो उत्तर है, डी वाला जो आंसर है वो अपना बच रहा है माइनस एन आर लॉग पी टू बाई पी वन, तो ये इसका सही आंसर होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम देखें, इन द डेरिवेशन ऑफ क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन इंटीग्रेशन इज ऑफ डैश इज डन विद इन लिमिट्स, किसका इंटीग्रेशन किया जाता है? इसमें अगर आप करके देखें तो क्लिक करके देखते हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जब डिराइव करते हैं, आपने देखा कि उसमें एक तरफ प्रेशर दूसरी तरफ टेम्परेचर का है, तो यहाँ पे कई अल्टरनेटिव दे रखे हैं, देखते हैं कौन सा आपका बचता है। एक एक करके गलत अल्टरनेटिव आपके जा रहे हैं। सिर्फ 1/t, ध्यान रहे लॉग टी अपना आ रहा था, वो लॉग फंक्शन 1/t dt करके उसका विद इन लिमिट्स आप इंटीग्रेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये एक स्टेटमेंट दे रखा है, कैन बी एस्टिमेटेड बाय द डैश ऑफ स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन विद इन लिमिट बाय द इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या एक्सपोनेंशिएशन। इसमें मेरी समझ से हम इस स्टेटमेंट को पूरा करें तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन विद इन लिमिट्स देखना होगा। अभी आपसे डिस्कस भी किया था कि शाई या शाई स्क्वायर या शाई शाई स्टार, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन शाई स्क्वायर के इंटीग्रल से ज्ञात किया जाता है। क्लिक करके देखते हैं कि गलत अल्टरनेटिव कौन से जा रहे हैं और कौन से अपने बचते हैं। एक एक करके गलत अल्टरनेटिव गए, सिर्फ इंटीग्रेशन जो ए वाला है सही उत्तर, सही अल्टरनेटिव वो बच गया। तो स्टेटमेंट पूरी हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैन बी एस्टिमेटेड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन विद इन लिमिट्स। इसी प्रकार हमने एक समस्या, एक प्रॉब्लम और डिस्कस की थी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत, ऑसिलेटर स्ट्रेंथ, उससे संबंधित एक स्टेटमेंट यहां दी है, ऑसिलेटर स्ट्रेंथ में बी एस्टिमेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ बैंड विड्थ, ये विड्थ लिखा है, विड्थ बैंड की चौड़ाई एट हाफ हाइट विद उसके साथ क्या, तो इसमें ई मैक्स
आपको जब ये बताया अभी प्रेजेंटेशन के दौरान कि एरिया अंडर द कर्व से हम इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं, तो स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन कर्व का जो एरिया कैसे निकालते हैं उसको एक रेक्टेंगल के रूप में मान के मैक्सिमम हाइट जो है वो ईमैक्स और बैंड विड्थ एट हाफ आई उसको चौड़ाई मानते हुए, उसको विड्थ मानते हुए एल इंटू बी करते हुए रेक्टेंगल का एरिया निकालकर हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, जिससे इंटीग्रेशन आपकी पूरी हो जाती है। क्लिक करके देखें, Emax बचा। Emax इज एप्सिलॉन मैक्स, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट का मैक्सिमम वैल्यू। इसके साथ यह चीज स्पष्ट हो जाती है कि जो हम मैथमेटिक्स जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे अभी आज की क्लास में हमने इंटीग्रल कैलकुलस का केमिस्ट्री में उपयोग उस पर चर्चा की 2-3 उदाहरण को लेते हुए, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम जो फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर में जो पढ़ते हैं, ज्यादातर डेरिवेशंस, ज्यादातर जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसको समझने के लिए ये जो वेक्टर्स, मैट्रिसेस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, इन सब का समावेश करते हुए, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इन सब को इंक्लूड करते हुए, कुछ प्रोबेबिलिटी वगैरह, कुछ स्टैटिस्टिक्स को इंक्लूड करते, इनका समावेश करते हुए इस पेपर का डिजाइन किया गया है, इस पेपर का सिलेबस निर्धारित किया गया है। उसको हमने ट्रिवियल रूप से थोड़ा बहुत अपने को पढ़ना है जितना जरूरी, प्लस उसका केमिस्ट्री में क्या उपयोग है उस चीज पर हमें फोकस करना है, उसकी ओर हमें ध्यान देना है। धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगली क्लास में हम टेकअप करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेकिन आपसे उम्मीद करता हूं कि अगली क्लास जब आप देखने के लिए बैठें, आप जब अगली क्लास उसमें देखें तो उससे पहले इंटीग्रल के स्टैंडर्ड फार्मूले, इंटीग्रेशन करने के जो आपके स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं वो थोड़ा सा उनको आप मेमोराइज करें, उनको ध्यान करें, या तो एक उनका नोट्स बना ले, टेबल बना ले, अपने साथ रखें, क्योंकि उनका उपयोग अपना होगा। अगली क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हैं उनसे थोड़ा परिचय, उसकी बात करेंगे, फिर आगे डिफरेंशियल इक्वेशंस का केमिस्ट्री में क्या उपयोग है वो चर्चा करेंगे। थैंक यू वंस अगेन, धन्यवाद।